आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे दोस्त आज की क्लास को जब देखोगे ना तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इस क्लास में क्या मेरे दोस्त, देखो सबसे पहली बात है ना कि आपको पता होगा कि सोशल साइंस में दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन बड़ा वैल्यू वाला सवाल होता है मेरे दोस्त, ठीक है। और दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त कि आप मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को ना बड़ा आसानी तरीका से बना सकते हो। और जब दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन गेस किया जाता है ना तो वो लड़ना तय है, क्योंकि जब आप पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन बैंक देखोगे या फिर मॉडल पेपर देखोगे तो सर आपको रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन दिखता होगा 5 नंबर मतलब दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन में। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी में रिपीट करता है तो वो दीर्घउत्तरीय में करता है सर, ठीक है। और आज सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त कि आज की क्लास में जो हम आपके लिए दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी तारीफ मैं क्या ही करूं। अगर मैं अगर एक ही शब्द में बोलना चाहूंगा कि ये क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्लास आपकी बोर्ड एग्जाम के नाम। बस इतना समझ करके मेरे दोस्त आप सारा का सारा क्वेश्चन को मेरे साथ नोट करते चले जाना। बाकी मेरे दोस्त एग्जाम सेंटर पे जब जाना तो एग्जाम सेंटर पर से सर कॉपी फाड़ करके चले आना, ये मेरी वादा है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी सर क्लास को शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना और इस परिवार के साथ जुड़ जाना और आपके हर दुख और सुख में ये परिवार आपके साथ रहेगा। बाकी सर इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है सर। आ जाइएगा, देखो कहता है क्या मेरे दोस्त, यहां पे समझिएगा। कहता है ये सामाजिक विज्ञान बोले तो एसएसटी मेरे दोस्त, ठीक है। और यहां पे हमारा बीबीआई का मतलब भुलाल भटकल आइए जैथू, हमारा ये दीर्घउत्तरीय प्रश्न है सर, ठीक है। जो कहता है ना मेरे दोस्त कि 101% आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छाटा है, इसके बाद हमने मॉडल पेपर से क्वेश्चन को उठाया है, इसके बाद हमने बुक से क्वेश्चन को उठाया है, हमने तीनों जगह कंपैरिजन किया है, इसके बाद हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ये बात हमसे ज्यादा आप कॉन्फिडेंस में हो जाओगे कि सच में सवाल यही आएगा जब आप सवाल को देखोगे सर, ठीक है। आ जाइएगा सर। एक बात और आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि अब की बार हम सब की आंखों में सपना है कि इस बार 95% प्लस लाना है, यानी 475 प्लस लाना है। तो एक बार सभी कोई, अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हो तो कभी भी देख रहे हो ना मेरे दोस्त, तो एक बार शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मिशन 475 प्लस, ताकि एक बार ऊपर से नीचे फिर राउंड करवा दो पूरे शरीर में 475 प्लस, ठीक है। आइएगा सर, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है जरा गौर करना मेरे दोस्त। देखो ये सवाल को देखना और अपने ऊपर सर थोड़ा सा एक क्रांतिकारी लाना कि मेरे दोस्त ये सवाल कितना आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सवाल क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है रूसी क्रांति पर विश्व का क्या प्रभाव पड़ा। और आपको रटने वाला चीजें नहीं है सर, सारा का सारा जो आंसर है ना वो एकदम सिलेक्टेड लैंग्वेज में है, अपना लैंग्वेज में है सर, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर, ठीक है। आप लैंग्वेज को देखना तब आपको पता चलेगा कि सच में संदीप मास्टर हम सब के लिए क्या मेहनत करता है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। जब रूसी क्रांति हुआ था तो पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हमको बताना है। फिर कहता है कि रूसी क्रांति का विश्व पर निम्न प्रभाव पड़ा, मतलब रूसी क्रांति से पूरे विश्व पर बहुत सारा तरीका से क्या हुआ प्रभाव पड़ा, ठीक है सर। पहला क्या कहता है कि रूसी क्रांति के बाद रूस में गरीबी एवं मध्यम वर्ग की सत्ता स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया। बात समझा नहीं समझा। जब रूसी क्रांति हुआ ना तो रूसी क्रांति के बाद रूस में गरीबी और मध्यम वर्ग का क्या हो गया, सत्ता स्थापित हो गया, मतलब गरीबी और मध्यम वर्ग का अपना अधिकार मिल गया, अपना सत्ता स्थापित कर लिया। हमने क्या कहा, जब रूसी क्रांति के बाद रूस में गरीबी एवं मध्यम वर्ग की क्या हुआ, सत्ता स्थापित हो गया, मतलब गरीबी और मध्यम वर्ग के लोगों को क्या हो गया, सत्ता स्थापित हो गया। इसने जैसा ही मतलब रूसी क्रांति के बाद गरीबी और मध्यम वर्ग के लोगों को जब सत्ता स्थापित हो गया तो इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दे दिया। मतलब जैसा ही रूसी क्रांति के बाद गरीबी और मध्यम वर्ग लोगों को सत्ता स्थापित हो गया ना तो इससे अदर क्षेत्रों में भी आंदोलन करने का प्रोत्साहन मिल गया कि हम भी आंदोलन करेंगे तो हमारा भी अधिकार मिलेगा, ठीक है सर। आइएगा 2 नंबर में।
कहता है क्या कि रूसी क्रांति के बाद विश्व दो विचारधाराओं में क्या हो गया, विभाजित हो गया, समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा में। मतलब कहने का सेंस है कि जब रूसी क्रांति हुआ ना तो पूरे विश्व दो विचारधारा में क्या हो गया, विभाजित हो गया। हमने क्या कहा, जब रूसी क्रांति हुआ ना तो पूरे विश्व दो विचारधारा में क्या हो गया, विभाजित हो गया। पहला समाजवादी विचारधारा, दूसरा क्या है, पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है सर, आइएगा इसका 3 नंबर पॉइंट की तरफ। हमने 3 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, हमने कहा कि रूसी क्रांति के बाद यूरोप भी दो क्षेत्रों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। हमने क्या कहा सर कि जब रूसी क्रांति हुआ ना मेरे दोस्त तो यूरोप भी दो भागों में बट गया। जब रूसी क्रांति हुआ तो यूरोप क्या हुआ कि दो भागों में बट गया। पहला क्या हुआ, हमारा पूर्वी यूरोप बन गया, दूसरा हमारा क्या बन गया, पश्चिमी यूरोप बन गया। क्रांति हुआ रूस में, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व में पड़ गया। हमने क्या कहा, पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ गया। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा है, तीसरा प्रभाव हमारा यह पड़ा है कि रूसी क्रांति के बाद यूरोप भी दो क्षेत्रों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। पहला क्या बन गया, तो पूर्वी यूरोप बन गया और दूसरा क्या बन गया, पश्चिमी यूरोप बन गया। ठीक है, आइएगा 4 नंबर की तरफ। कहता है क्या मेरे दोस्त कि रूसी क्रांति के बाद पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया। यानी कहने का सेंस है कि रूसी क्रांति के बाद पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच क्या हो गया, युद्ध जैसा माहौल बन गया। मतलब युद्ध होने वाला माहौल बन गया, ऐसा नहीं कि युद्ध हो गया। हमने क्या कहा, युद्ध जैसा माहौल बन गया, तथा जिससे दोनों वर्गों में क्या हो गया, शस्त्रों बनाने लगे। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, यहां से मेरी बातों को समझना। हमने कहा रूसी क्रांति के बाद पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया। जब युद्ध जैसा माहौल बन गया तो पूंजीवादी लोग भी अपना शस्त्र बनाने लगा और सोवियत रूस भी अपना शस्त्र बनाने लगा, जिससे जब युद्ध होगा तो हम दोनों एक दूसरे पे वार करेंगे, शस्त्र बनाने लगे। ठीक है, 5 नंबर की तरफ जरा आइएगा। हमने कहा इस क्रांति की सफलता ने, हमारा रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका देशों को उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया। हमने क्या कहा, उपनिवेश से छुटकारा पाने को भी प्रोत्साहन दिया। यहां तक किसी को दिक्कत, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। आप पहले ये बताओ मेरे दोस्त कि इतना आसान भाषा में इसका परिभाषा आपको कहीं मिलेगा? सर मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हम ये को मास्टर हैं जो तुरा अच्छा पढ़ाएंगे, हमरा से अच्छा पढ़ावेला तुरा के ढेर मिल जाएगा रे। ठीक है, बट हमरा जैसा नहीं मिलेगा। हमरा से अच्छा मिल सकता है लेकिन हमरा जैसा नहीं मिल सकता रे भाई। हमने क्या कहा सर, जरा एक बार मेरे साथ आना और हम सभी भाई बहनों मिलकर के क्या करेंगे सर, इसको फोड़ेंगे। ठीक है, आइएगा। हमने क्या कहा, रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति पर विश्व पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा और सभी देशों में प्रभाव पड़ा। पहला क्या है कि रूसी क्रांति के बाद रूस में गरीबी और मध्यम वर्ग की सत्ता स्थापित हो गई। जैसी रूसी क्रांति हुआ तो रूस में गरीबी और मध्यम वर्ग दोनों को अपना अधिकार मिल गया, सत्ता स्थापित हो गया। इनसे अब जैसा ही दोनों को सत्ता स्थापित हुआ तो इनसे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन करने का प्रोत्साहन मिल गया। जैसे तुम सोचो कि तुम आंदोलन किया तो तुम्हारा अधिकार मिल गया, इसका मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि रे तुम आंदोलन किया तो तुम्हारा अधिकार मिल गया, चल हम आंदोलन करेंगे तो हमरो अधिकार मिल जाएगा। तो जिससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन करने का प्रोत्साहन मिल गया। आइएगा 2 नंबर की तरफ। कहता है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व दो विचारधाराओं में क्या हो गया, विभाजित हो गया। पहला समाजवादी और दूसरा क्या, पूंजी विचारधारा। हमने क्या कहा कि रूसी क्रांति के बाद विश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। पहला समाजवादी और दूसरा क्या है, पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, आइएगा सर 3 नंबर और 4-5 नंबर की तरफ से। ठीक है, हमने क्या कहा, जरा ऐसे गौर कीजिएगा मेरे दोस्त। हमने कहा कि रूसी क्रांति के बाद यूरोप भी दो क्षेत्रों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। जैसी रूसी क्रांति हुआ यूरोप क्या हो गया, दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया। पहला है पूर्वी यूरोप, दूसरा है पश्चिमी यूरोप। किसी को दिक्कत? आइएगा सर, अगला क्या है मेरे दोस्त, रूसी क्रांति के बाद पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया। हमने क्या कहा, जैसी रूसी क्रांति हुआ ना मेरे दोस्त तो रूसी क्रांति के बाद पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच क्या हो गया, मतलब युद्ध जैसा माहौल बन गया। जैसे युद्ध जैसा माहौल बना तो जिससे दोनों वर्गों में क्या हो गया, शस्त्र बनाने लगे। शस्त्र मतलब हथियार बनाने लगे। आइएगा 5 नंबर की तरफ। कहता है इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका देशों को उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया।
किसी को दिक्कत? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें तो लगता है, कहता ना सर मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। आइएगा सर, जरा इसको देखिएगा तो क्या कहता है। हमें बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय, हमें क्या बोला है? हमें बोला है क्या मेरे दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करिए। हमें क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। सोचो सर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन महात्मा गांधी किया है उसकी कोई चर्चा करोगे तो पार लगेगा सर? नहीं पार लगेगा। 1900 हमको लगता है मेरे दोस्त कि 1919 से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ आंदोलन ही किया। और महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति थे जिनकी आंदोलन अधिकांशतः आंदोलन सफल रहा है। ठीक है सर, आइएगा हम इनकी बातों पे चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। कहता है क्या कि हमने क्या कहा? हमने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जनवरी 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटा, कब लौटा? 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। हमने क्या कहा? जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी लिखना चाहिए ना, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। कब कहा? अच्छा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? तो गांधी जी ने 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मतलब हमारा अहमदाबाद में कहा स्थापित किया? तो अहमदाबाद में हमारा साबरमती आश्रम की स्थापना किया सर। ठीक है, जैसे हमने पैराग्राफ चेंज किया है वैसा ही आपको अपने कॉपी में पैराग्राफ चेंज करना है। और पैराग्राफ चेंज करके आपको क्या लिखना है, जरा गौर करिएगा। पैराग्राफ आपको चेंज करके लिखना है कि 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणी भूमिका रही। मतलब बहुत सारी भूमिका रही। गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। मतलब गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया गया, जो अंततः सफल रहा है। जो चंपारण सत्याग्रह क्या रहा है? सफल रहा है। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन एवं अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। ठीक है सर, जो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है, फिर कहता है मेरे दोस्त, फिर पैराग्राफ चेंज करना है क्योंकि ये 5 नंबर वाला दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है सर। ठीक है, फिर कहता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में किया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किया था, के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ। ठीक है सर, हमने क्या कहा है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 1921 ईस्वी तक किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था, के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ सर। तो सोचो सर, महात्मा गांधी ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। तो अब फिर कहता है, फिर पैराग्राफ चेंज करना है मेरे दोस्त। फिर नीचे में लिखना है क्या आपको? फिर नीचे में लिखना है कि 1919 से 1947 ईस्वी तक
तक या स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत की राजनीति पर इस प्रकार गांधी जी छाए रहे। मतलब 1919 से लेकर के, क्योंकि 1915 में उन्होंने क्या किया, 1915 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से क्या हुआ, वापस आया। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद 1919 ईस्वी से अपना राजनीतिक में क्या कर दिया, कैरियर छा दिया। मतलब उनका मतलब जलवा छा गया 1919 से। फिर 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने भारत पे क्या किया, मतलब नेता के रूप में छाया रहा, जिससे भारत को क्या दिलाया, आज़ादी भी उन्होंने दिलाया। ठीक है, तो हमने यही लिखा है मेरे दोस्त कि 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक या स्वतंत्रता प्राप्ति तक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक स्वतंत्रता हम लोग को प्राप्ति नहीं हुआ था तब तक भारत की राजनीति पर इस प्रकार गांधी जी छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस कला को इस कल को गांधी युग का नाम दिया। इसीलिए कहता है मेरे दोस्त, मतलब राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को जाना जाता है। तो आप सोचो मेरे दोस्त, देखो इंसान में बुराइयां तो हर किसी में होता है सर, लेकिन मेरे दोस्त जो लड़ाई में मिटा दे उसे कहते हैं जिंदगी सर। ये अपनी पूरी जीवन लड़ाई में निछावर कर दिया सर, क्योंकि गांधी जी ने इतना सारा आंदोलन किया है जिसकी तारीफ क्या ही करोगे। ठीक है सर, तो एक बार आते हैं और चीजों को हम लोग दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करेंगे सर, एक बार दोबारा देख लेंगे सर। ठीक है, आइएगा। हमने सबसे पहले क्या कहा है, हमने सबसे पहले कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। मतलब भारतीय राष्ट्रीय में आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या क्या योगदान है, इसको वर्णन करना है। हमने सबसे पहले क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। मतलब दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने 1915 ईस्वी में लौटा और लौटने के बाद मेरे दोस्त अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की क्या कर दिया, स्थापना किया। ठीक है, फिर क्या कहता है उन्होंने, जरा गौर करिएगा। फिर कहता है क्या, 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने अग्रणी भूमिका रही। मतलब 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक हमारे देश में जो भी आंदोलन हुआ तो उसमें गांधी जी की बहुत सारी भूमिका रही। ठीक है, फिर कहता है मेरे दोस्त क्या कि गांधी जी की अग्रणी भूमिका रही। गांधी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। मतलब गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था जो अत्यंत सफल रहा है। चंपारण एवं खेड़ा में कृषि आंदोलन एवं अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। फिर उन्होंने क्या, राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। फिर कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस हेम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ क्या कर दिया, घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इसके बाद लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 1921 ईस्वी में किया। मतलब 1 साल का असहयोग आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ। के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के एक नई दिशा प्रदान के लिए अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ। अब सोच सर, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हमारा असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला तो 1920 से 21 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। ठीक है सर, हाँ। अब आना नीचे, फिर नीचे आइएगा। फिर क्या कहता है नीचे, जरा गौर करिएगा। कहता है ना मेरे दोस्त, क्या कहता है, 1919 से 1947 ईस्वी तक यह स्वतंत्रता प्राप्ति तक। मतलब 1947 में तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, तब तो फिर गोलियां मार दिया गांधी जी को। फिर कहता है प्राप्ति तक भारत की राजनीतिक पर इस प्रकार गांधी जी छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस कला को गांधी युग का नाम दिया। मतलब फिर हमें कहा कि ये युग हमारा गांधी का युग था। बहुत सारे लोगों ने ये बात कहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सब इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा और लिखते चलिएगा। अगला आइएगा सर, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि एकदम देख सकते हैं मेरे दोस्त, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 पेज पूरा भर जाएगा। आप अपने कॉपी में लिखिएगा तो 1 पेज पूरा भर जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त,
देखो, अगर जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हो ना सर, तो आपको कुछ अच्छी चीजों को डायरेक्शन में लेना पड़ेगा सर, सही चीजों को चुनना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। पहले आप ये बताओ कि ये क्लासेस आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लासेस अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों तक, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में, फेसबुक के स्टोरी में लगा देना, ताकि आपके सारे का सारे साथी पढ़ सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम ये बता देना चाहते हैं आप सभी को कि देखो सर, जो हमारे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है उनको ये वाला पीडीएफ आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, तो प्लीज आप लोग यूट्यूब से लिख लीजिएगा, ठीक है सर। देखो, हम ये नहीं कहते सबको ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ सर, नहीं सर। आप अगर यहां से लिखिएगा ना, अगर नोट करिएगा ना मेरे दोस्त, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। पीडीएफ को प्रिंट करा लेने से याद थोड़ा ना हो जाएगा, लेकिन आप इसको एक बार लिख लीजिएगा ना अपने कॉपी में, तो बड़ा अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनको चाहिए पीडीएफ नोट्स, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स हम आपको दे रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जहां पे आपको साइंस मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, हिंदी मिलेगा, हिंदी बुक और ग्रामर मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, प्लस पॉइंट आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा। जो हम साइंस में आपको चला रहे हैं टॉपर सीरीज, सोशल साइंस में जो हम आपको चला रहे थे 140 सब्जेक्टिव, जो तमाम क्लासेस जो हम आपको लेंगे या फिर लेने वाले हैं, तो गेस क्वेश्चन का भी पीडीएफ नोट्स आपको उसमें जाता है। आप कहोगे सर कि वो कहां मिलेगा, तो वो आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत क्या है मेरे दोस्त, देखो आपको पता होनी चाहिए सर कि चीजों को सबसे पहले हमने सर सोचो कि आज भी हम इस क्वेश्चन को इतना आसान क्यों बनाता हूं। सबसे पहले मेरे दोस्त, हम सभी चीजों को अपना हाथों से लिखता हूं, इसके बाद हम टाइपिंग के लिए देता हूं मेरे दोस्त। क्योंकि अगर हम आपको एक ही बार में टाइपिंग करा देंगे ना मेरे दोस्त, तो आप चीजों को समझ नहीं पाओगे, किताबी कीड़ा आपके दिल में नहीं जा पाएगा सर, ठीक है। तो इससे पहले हम अपना लिखते हैं, उसके बाद हम उसको टाइपिंग करवाते हैं, तब जाकर के आपके तक हम पीडीएफ पहुंचाते हैं। तो हमारे पास जो भी पीडीएफ है वो आपको सबसे पहले मेरा हाथ से लिखा हुआ है, इसके बाद हम इस पूरा को हमने टाइपिंग करवाया, और टाइपिंग करवाने के बाद आपको पूरा का पूरा जो आपको पीडीएफ मिलेगा, वो पूरा का पूरा टाइपिंग फॉर्मेट में मिलेगा सर, ठीक है। हाँ, आ जाना, जो कि सर आपको डेमो के तौर पे आपको इस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव का है। इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव टाइपिंग किया हुआ रहेगा सर, ठीक है। हाँ, अब जिन लोगों को चाहिए तो उसको कैसे ज्वाइन करना है, देखो सर, हम इसके लिए एक उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि आप ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देखिएगा, ना तो आपका नंबर कोई देखेगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू पीडीएफ आपके नंबर पे जाएगा, और आपके एग्जाम में 110% लड़ने वाला जो क्वेश्चन होता है ना मेरे दोस्त, वो सारा का सारा है गेस क्वेश्चन, ठीक है सर। हाँ, इतना अच्छा गेस क्वेश्चन है कि जिसकी तारीफ में क्या ही करूं तो कम पड़ जाएगा, ठीक है सर। जिसका प्राइस आपको 199 रुपया है, लेकिन हमने इसको हटा दिया है, मात्र इसका प्राइस लग रहा है 150 रुपया। कहोगे गुरुजी हम ये पेमेंट कहां करेंगे, ज्वाइन कहां करेंगे। देखो सर, पेमेंट करने के लिए आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप किसी से पेमेंट करवा भी सकते हो। भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगी, आप किसी से भी पेमेंट करवा देना, और फिर उसका स्क्रीनशॉट कर लेना, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी नंबर पे क्या करना है, भेज देना है। जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो फिर मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे 10th का पीडीएफ नोट्स चाहिए उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, और तमाम पीडीएफ आपको 1 मिनट के अंदर में मिल जाएगा सर, ठीक है। बाकी थैंक यू और लव यू। बड़ा प्यार भी मिल रहा है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का, क्योंकि मेरा पूरे लगभग ना मेरे दोस्त 8 ग्रुप फुल हो चुका है, ठीक है सर। आइएगा, अब हम क्या बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है। देखो, ये 5 नंबर वाला सवाल है, थोड़ा सा तो आपको परेशान करेगा सर, लड़ना पड़ेगा समस्याओं से, ठीक है। हाँ, आइएगा, हमने क्या कहा, कहता है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। हमें बोला है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। अब देखो सर, यहां से आइएगा, अब थोड़ा सा आप लिखिएगा नहीं, समझिएगा, ठीक है। कहता है सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक बहुत प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक बहुत प्राचीन उद्योग है। आधुनिक ढंग का पहला सूती कपड़ा कारखाना 1918 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लौस्टर में स्थापित हुआ था।
किंतु भारत में इस उद्योग का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। 1900 कितना 1854 ईस्वी में मुंबई में कॉक्सिस डाबर द्वारा पहला स्वचालित सूती वस्त्र मिल का स्थापना की गई। हमने क्या कहा सर? हमने क्या कहा मेरे दोस्त? हमने कहा क्या, जरा गौर करना, हमने कहा क्या कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक बहुत प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भारत का बहुत प्राचीन उद्योग है। फिर कहता है कि आधुनिक ढंग का पहला सूती कपड़ा कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ। कलकत्ता के समीप कहाँ? फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था। कब? 1818 ईस्वी में। ठीक है। फिर कहता है किंतु भारत में इस उद्योग का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। 1854 ईस्वी में मुंबई में कॉक्सिस डाबर द्वारा पहला स्वचालित सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। ठीक है सर। अब जरा नीचे आइएगा, फिर ऐसा ही पैराग्राफ चेंज कीजिएगा जैसे हमने आपको पैराग्राफ चेंज किया है। ठीक है। अब यहाँ पे जरा आइएगा, फिर क्या कहता है कि भारत में सूती वस्त्र का अधिकांश उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों में होता है। शेष उत्पादन दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा अधिकांश कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है। फिर कहता है शेष उत्पादन जो है वो, बाकी का जो उत्पादन है वो हमारा दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में प्राप्त होता है। कहता है प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से महाराष्ट्र और गुजरात अन्य राज्यों से इस उद्योग में सबसे आगे हैं। कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। मतलब महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा मतलब उद्योग में आगे है सर। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है। उद्योग में आगे है। फिर कहता है कि भारत की 1/3 मील इन्हीं 2 राज्यों में है। मतलब भारत का 1/3 मील, मतलब 1/3 मील जो है वो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र में है। 1/3 मील। ठीक है। और यहाँ देश का 2/3 कपड़ा तैयार होता है। और यहाँ जो है वो पूरे देश का 2/3 कपड़ा तैयार होता है। कहता है इस समय महाराष्ट्र में 122 मिलें हैं। मतलब अभी के समय में महाराष्ट्र में 122 मिल है कपड़े का सर। ठीक है। जिनमें केवल मुंबई नगर में 57 है। केवल मुंबई नगर में 57 है। नागपुर, सोलापुर, इसके बाद हमने क्या लिखा है? नागपुर, सोलापुर, पुणे, 17, वर्धा, कोल्हापुर, अमरावती, जलगांव इत्यादि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। फिर कहता है कि मुंबई को सूती वस्त्रों को राजधानी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र का राजधानी कहा जाता है। कहता है गुजरात में अहमदाबाद और बड़ोदरा प्रमुख केंद्र है। मतलब गुजरात में अहमदाबाद और बड़ोदरा क्या है? प्रमुख केंद्र है। कहता है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमने क्या कहा? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, देवास, रतलाम और सत्तानन प्रमुख केंद्र है। कहता है उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, मोदीनगर, सहारन, मुरादाबाद, वाराणसी और रामपुर महत्वपूर्ण केंद्र है। कहता है कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? देखो सर, इसको क्या करना ना कि आप लोग नोट कर लेना। पहले इसको स्क्रीनशॉट मारो, तो फिर इसको स्क्रीनशॉट मारो यहाँ तक, फिर इसको स्क्रीनशॉट मारो सर। ठीक है। पूरा का पूरा क्या कर लो? स्क्रीनशॉट मार लो सर। ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो जब तक इसको लिखोगे नहीं तब तक मजे नहीं आएगा सर। ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है नगर निगम के प्रमुख कार्यों को लिखे। मतलब नगर निगम का प्रमुख कार्य कौन कौन है, इसे क्या करना है? लिखना है। तो सबसे पहले आप ये समझें यहां से। कहता है नगर निगम के प्रमुख कार्य को लिखे। कहता है नगर निगम का प्रमुख कार्य क्या है? निम्नलिखित है। नगर निगम का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? बहुत सारा है। पहला, नगर क्षेत्र की
नलियां, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण कराना एवं उनकी देखभाल करना। जो आपके नगर निगम में जीते हुए होते हैं, अगर आपके घर के आगे नली जाम हो जाता है तो बेहिचक कॉल लगाओ और कॉल लगा के बोलो ए नली साफ कराओ। कहेगा का है, तो कहिएगा वोट न दिए, मेरा ये अनुच्छेद न बोलता है, मेरा ये बुक ना बोलता है, तो आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर वो कहेगा नहीं करेंगे तो कहेगा कि कल आपको सत्ता से हटना होगा, क्योंकि लोकतंत्र का ही मतलब होता है जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं सर। ठीक है, आइएगा अब जरा मेरी बातों को समझिएगा। तो पहला इनका क्या कार्य है, उनका पहला कार्य क्या है, नगर क्षेत्रों की नलियां, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण कराना एवं उनकी देखभाल करना। दूसरा इनका कार्य क्या है, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई कराना। ठीक है, उनका तीसरा कार्य क्या है, गलियां, पुले एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण कराना। ठीक है, गलियां, पुले, उद्यानों की मतलब उद्यानों की सफाई एवं निर्माण कराना। अगला क्या है, खतरनाक व्यापारियों की रोकथाम करना। खतरनाक जो व्यापारी है ना उसको रोकथाम करना, जैसे जो लड़की का व्यापारी करता है उस सबको रोकथाम करो। ठीक है, खतरनाक व्यापारियों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मराने की प्रबंध कराना। पागल कुत्ता का वो मोहल्ला में रहेगा तो कई को काट लेता है सर, तो वो सभी को मराने का प्रबंध कौन कराएगा, नगर निगम वाला कराएगा सर। ठीक है, हाँ आइएगा इसका 5वां नंबर में देखिएगा क्या कहता है, कहता है कि विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मृत्यु केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल कराना किसका काम है, तो हमारा नगर निगम का कार्य है। ठीक है सर, फिर क्या कहता है मेरे दोस्त, शमशानों एवं कब्रिस्तानों की देखभाल करना किसका काम है, तो नगर निगम की काम है। शमशान के आगे नगर निगम वाला को कहना है यहाँ पर एगो पहरादारा दीजिए वो कहेगा रे भाई, अगर इतना सारा कानून अगर नगर निगम सही से निभाने लगेगा ना तो कसम से कहते हैं कि वो परसुन होकर के इस्तीफा दे देगा, कहेगा हमरा से न होगा भाई। ठीक है, हाँ तो हमने क्या कहा मेरे दोस्त, एक बार जरा हम लोग इसको दोबारा देख लेते हैं। नगर निगम के प्रमुख कार्य को लिखे। पहला क्या है, नगर क्षेत्र की नलियां, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण कराना एवं उनकी देखभाल करना। अगला क्या है, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई कराना, गलियां, पुले एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण कराना, खतरनाक व्यापारियों की रोकथाम और खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मरवाने की प्रबंध कराना। फिर कहता है विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मृत्यु केंद्र बनवाना, शिशु केंद्र बनाना, वृद्धाश्रम बनाना की स्थापना एवं देखभाल करना, शमशानों एवं कब्रिस्तानों की देखभाल करना। आप जरा बताओ मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा, सच में ये क्लास अच्छा लगा तो कमेंट करें, अपने विचार को प्रकट करें, अपने अंदर की जो आपके मन में आता है इसके साइंस क्लासेस के प्रति वो जरूर बताएं। और जो आपको लगता है मेरे दोस्त, अगर बुरा लगता है तो बुरा भी कमेंट करें, ताकि मैं आपकी भावना को समझना चाहता हूं और इसके बाद आपकी भावना को समझने के बाद मैं आपके लिए कुछ और अच्छा करना चाहता हूं। ठीक है सर, बाकी सभी को थैंक यू, सभी को लव यू। हम मिलते हैं आप सबके बीच कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।